कैसे हैं आप? और जब मैंने सबसे पहले बार द फ्रीलांसर का प्रोमो देखा, ट्रेलर कह लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेलर निकल कर आ रहा है जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे लाइक जैसे मैं फीडबैक दे रहा हूँ कि मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा, फैमिली फ्रेंड से कैसे कैसे फीडबैक्स आ रहे हैं, फैंस से स्पेशली सोशल मीडिया पर कैसे कैसे फीडबैक्स आ रहे हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली, मतलब सेम एक्साइटमेंट हमारे अंदर भी है। और जिस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, जैसे फैमिली मेम्बर्स, और जिस तरीके से उनके एक्साइटमेंट, डेली फ़ोन आते हैं और वो इतने एक्साइटेड है, मतलब मुझसे भी कहीं ज़्यादा एक्साइटेड वो हैं, मतलब इस जर्नी को लेके कि यार 1 सितंबर का वेट कर रहे हैं बेसब्री से। और हाँ, बस मैं भी वही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए, और कल तक का, मतलब आज रात तक का वेट करें, और सब इसको देखें सीरीज़ को, और जो एक इमोशन रोलर कोस्टर है उसको एंजॉय करें ऑन अ बिग स्केल। तो आप पर्सनली कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर? अब मेरी एक्साइटमेंट डेली बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे डेज़ नज़दीक आ रहे हैं, और रोज़ आप सोचते हो कि यार अभी 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, नाउ कल ही रिलीज़ होने वाला। तो मेरा एक्साइटमेंट कुछ नेक्स्ट लेवल पे है अभी। मतलब मुझे लग रहा है कि यार मुझे कोई ना अभी दिखा दो बस एक बार, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ। इवन मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि पहले देख पाए एंड ऑल दैट, बट नीरज सर जो हैं वो रिलीज़ के टाइम पे ही चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड यार, मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और बहुत ब्लेस्ड भी फील कर रहा हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, और नीरज पांडे सर के साथ मैं ये जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ बॉलीवुड में, जो मेरा डेब्यू हो रहा है अभी। या आई एम सो ग्रेटफुल। अच्छा, साथ ही जानना चाहेंगे लाइक कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी की। मैं द फ्रीलांसर पर थोड़ी देर बाद आता हूँ। आपकी जर्नी की शुरुआत, एक्टिंग जर्नी की कैसे शुरुआत हुई? कैसे आपने सोचा कि इस तरीके का कुछ फील्ड में मुझे भी जानना चाहिए? क्या कुछ उस समय थॉट प्रोसेस था? मेरी जो जर्नी की स्टार्टिंग मॉडलिंग से हुई थी। मैंने एलीट मॉडल लुक का कंपटीशन जीता था, और जिसके थ्रू मैं मॉडलिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट मैं 6 साल मैंने काम किया, 6-7 साल अभी भी मैं करता हूँ। तो उसके साथ साथ जैसे आप मॉडलिंग करते हो तो एक हल्का सा आपको एक्टिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे टीवी सीरीज़ करते हो, या उसमें आपका ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एज एन एक्टर भी, जो आप धीरे धीरे करने लग जाते हो। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ। स्टार्टिंग से मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, और मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा के रोहतक से। तो वहाँ से यहाँ पे आना, तो मतलब डायरेक्टली अगर सोचो कि बॉम्बे जाके काम करना, तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल वेज होते हैं, मतलब सोचने का भी बहुत मतलब टास्क एक होता है, मतलब वैसे उस जगह पे रहने वाले लोगों के लिए। तो मैं भी लाइफ में एक फ़्लो के साथ जा रहा हूँ। साथ के साथ मैंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी थी, देन थिएटर्स में करता था। थिएटर्स करने के बाद मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए। ऑडिशन करते करते बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते थे, और जो इस इंडस्ट्री का एक पैटर्न है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, तो इनिशियल डेज़ में, इनिशियल ईयर्स में मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री में काम करना तो पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने फिल्मों के या इन सब के अगर ऑडिशन बताओ तो मतलब 400-500 ऑडिशन दे चुका हूँ मैं आराम से। और उस सब के बाद एक होता है कि एक एक्टर का ना एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपके ऑडिशंस शॉर्टलिस्ट तक आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट के बाद आप फाइनल शॉर्टलिस्ट तक पहुँचते हो। तो वो एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो ऑलमोस्ट 6 साल के बाद मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मिला था वो मैंने लव हॉस्टल में काम किया था। ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। उसके बाद हीरोपंती की, उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट मैंने किए थे। फिर ये मेरा जो डेब्यू लीड एज ए लीड मेरा इसमें द फ्रीलांसर के थ्रू मैं इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट हो रहा हूँ, और आई एम ब्लेस्ड। इतना ही मैं बोलूँगा इसके बारे में जी। अच्छा जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे लाइक जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार रहे हैं और हैं भी, उनके कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहे हैं। राइट। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कहीं पर भी इंस्पिरेशन रहा है कि मुझे इनको देखकर ऐसे बनना है, मुझे इन जैसा बनना है। तो आपके कोई इंस्पिरेशन थे जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ यार एक्टिंग करनी हो तो इनके जैसी? जी बिल्कुल। मनोज वाजपेयी साहब, मतलब अगर मैं बात करूँ एज एन एक्टर, एल पचिनो सर,
मतलब ही इज़ अ गॉड टू मी। मतलब उनको कई बार तो ऐसा होता है, मैं जब ऑडिशंस पे जाता था तो उनकी एक फ़िल्म देख के मैं जाता था, सेंट ऑफ अ वुमेन या कोई भी फिल्म उठा लो, मैं उनको देखता था तब मैं जाता था। भले ही मेरा कैरेक्टर डिफरेंट हो, बट एक ना कुछ एनर्जी उनसे आती है, वो इस तरीके से एक्टिंग करते हैं, वो मतलब मेरे लिए टॉप में है। तो उनसे इंस्पिरेशनली इंडिया में अगर बात करें तो शाहरुख खान सर। शाहरुख खान सर ही इज़ अ लेजेंड यार, एज अ पर्सन एंड प्रोफेशनल लाइफ जो उन्होंने मेंटेन की है अपनी, मेरे ख्याल से हार्डली इस एरा में आगे कहीं मतलब उनको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उनका मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी लाइफ में एक बेहतर इंसान और एक उस तरीके से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ और मेंटेन करूँ एक लंबे टाइम के लिए, और एंटरटेन करता रहूँ इंडस्ट्री में। सो वही मेरा गोल है और वहीं से मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूँ अभी। 50-60 आई थिंक मोर देन 60% जो एक्टर्स हैं उनका जवाब यही आता है कि शाहरुख खान मेरे इंस्पिरेशन। यस डेफिनेटली होंगे, बिल्कुल। उनके अंदर एक ऐसा है और क्योंकि दिल्ली से शुरुआत की उन्होंने, और आज इंडस्ट्री में इतना बड़ा, इंडस्ट्री क्या पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम, बिल्कुल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस लेगेसी? बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। जब एक स्टार सिर्फ एक स्टार एक एक्टिंग की बदौलत नहीं होते, अगर वो स्टार बनते हैं, एक अच्छे एक्टर हो जाते हैं, आप बहुत बेहतरीन एक्टर हो जाते हैं, बट स्टार उस लेवल तक पहुंचना, उसके लिए एज ए पर्सन ऑल्सो आप में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों तक रीच कर रहे हो और वहाँ बने हुए हो, इतने सालों से उनके दिल में बने हुए हो। तो एज ए पर्सन ऑल्सो ही ग्रूम्ड हिमसेल्फ। मतलब वो स्टार्टिंग से वैसे थे, मतलब अगर मैं बताऊँ उनकी एजुकेशन से लेके उनकी अपब्रिंगिंग और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर काम किया जितने सालों में भी पीछे। अब एक चीज़ बहुत बेहतरीन थी, जब भी उन्होंने स्टार्ट किया तब भी वो बहुत कमाल के थे, जिस तरीके से बोलते थे या जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे या काम था। आज तक हर साल आप देखोगे ना, उनकी ना हर साल अपने आप को अपग्रेड करते हैं एज एन एक्टर ऑल्सो। कुछ ना कुछ वो ग्रूम करते रहे, कुछ ना कुछ अपने जो बैरियर्स हैं, हाँ जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करते रहते हैं हमेशा। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने की है यार, इस मुकाम पे पहुंचने के बाद स्टिल ही ट्राइज टू ब्रेक हिज ओन बैरियर्स। उनके आसपास कोई नहीं है यार, मतलब स्टारडम की अगर बात करें तो उनके आसपास नहीं है, मतलब देखा जाए तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है हमारे लिए, मेरे लिए खासकर, कि मैं हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखूं। अपने आप को अगर मुझे मुकाम हासिल होता है या लोग मुझे बहुत पसंद करने, इस सीरीज़ के बाद वो चीज़ पता चले, क्योंकि अब तक मैं इंट्रोड्यूस इतना नहीं हुआ था। मैं भी चाहूँगा कि यार मैं वो चीज़ मेंटेन करूँ और मैं हर साल अपने ऊपर इतना काम करूँ कि मैं लोगों को अलग तरीके से एंटरटेन करता रहूँ। जी। कमिंग बैक टू द फ्रीलांसर, कैसे पार्ट बने आप, क्या अप्रोच थी मेकर्स की तरफ से आपको लेकर, कुछ उस बारे में जो बताइए, वो जर्नी कैसे थी? बिल्कुल। जब मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था, एक फ्रेंड के थ्रू कॉल आया था जो एक कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग के वहाँ पे काम करती हैं, अनुपमा उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। तो उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया और ऑडिशन कुछ 7-8 महीने से चल रहा था इस कैरेक्टर से रिलेटेड। कुछ 700-800 लोगों ने ऑडिशन दे चुके थे, मतलब पूरे इंडिया में हार्डली कोई एक्टर बचा होगा जिन्होंने इस पार्ट के लिए ऑडिशन ना दिया हो। मतलब इस लेवल तक का हाइप था इस कैरेक्टर के लिए। ऑफ कोर्स नीरज पांडे सर हैं, तो हर कोई कोशिश कर रहा था कि यार सिलेक्ट हो जाएं कहीं ना कहीं पुश करके, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था उससे पहले, मतलब इतने महीने हो चुके थे एंड ऑल दैट। तो मैंने ऑडिशन दिया फर्स्ट लेवल पे। जब मुझे स्क्रिप्ट मिली, मुझे पूरी डिटेल्स उसकी बताई नहीं थी कि क्या होने वाला है और किस लेवल पे चीज़ें होने वाली हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन होने के बाद शॉर्ट लिस्ट के लिए आपके पास कॉल आता है, तो मुझे भी वो कॉल आया और फिर मुझे ब्रीफ किया गया कि ये जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव लीड है और नीरज पांडे सर इसको बना रहे हैं और शूटिंग जो है वो मोरक्को में होने वाली है। तो मेरे लिए वो फुल पैकेज जो था ना, वो ऐसा लग रहा था कि यार एक सीधा ना सिक्सर हो गया मेरे लिए। पर एक अंदर फीलिंग थी, तब तक मेरा सिलेक्शन का कुछ नहीं था, बट एक एक्साइटमेंट इतनी बढ़ चुकी थी ना उस कैरेक्टर को लेके, तो मैं और शिद्दत से उसको शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको फिर से राउंड पे जाना पड़ता है, 2-3 और राउंड, 3-4 राउंड होते हैं। प्रोडक्शन हाउस में सर के सामने भी हुए।
तो मैं जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने सब डाल दिया, जितनी मेरी नॉलेज थी, जितनी एजुकेशन थी, सब डाल दिया, आउटर लुक से लेके जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता था। सेकंड थर्ड राउंड तक प्रोडक्शन हाउस में मेरा ऑडिशन होता था, भव धुलिया होते थे वहाँ पे, नीरज सर को रिप्रेजेंट किए जाते थे ऑडिशंस। तो सेकंड ऑडिशन क्लियर हुआ, फिर थर्ड ऑडिशन ऐसे ही क्लियर हुआ, और करते करते वो फाइनली एक मैं गाने की रिहर्सल्स कर रहा था, मेरे सॉन्ग का शूट था, उसकी रिहर्सल्स चल रही थी। अर्ली मॉर्निंग अराउंड, नॉट अर्ली मॉर्निंग, लाइक अराउंड 10:30 मुझे कॉल आया था कास्टिंग डायरेक्टर का, और वो बोले कि आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये फाइनल, हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने रिहर्सल छोड़ के मैं रोड पे ऐसे घूमने लगा था, मतलब मुझे कुछ होश ही नहीं था यार, मतलब ये मेरे हाथ में आ चुकी ये अपॉर्चुनिटी, मतलब इतने पूरे इंडिया का ऑडिशन होने के बाद, इतने लोगों का, और ये मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने इतना काम कर चुका हूँ, मैं फ्रेशर मतलब एक ट्रेंड एक्टर हूँ, बट मैंने इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ यहाँ पे, और पहली बार ही नीरज सर ने मुझे ऐसा मौका दिया, इतना बड़ा मुकाम पे मुझे खड़ा कर दिया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो मोहसिन कैरेक्टर का नाम है, जो नेगेटिव लीड है इसमें और मेन एंटागनिस्ट जो प्ले कर रहे हैं। इस कैरेक्टर में भी बहुत ब्यूटीफुल सा ग्राफ है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ जाते हैं इसमें ग्राफ में, और साथ में वो स्टोरी, जो कॉन्फ्लिक्ट जो आप देख पा रहे हैं, जो आपने ट्रेलर में देखा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट मोहसिन की वजह से ही सब कुछ ये हो रहा है, और कल तक का वेट होगा मेरे ख्याल से और ज़्यादा कैरेक्टर को देखने के लिए, राइट। तो कल आप देखिएगा और उसको बताइएगा कैसा लगा आपको। केदार की आपने बात की, और बहुत ही खूब किया, जितना मैंने देखा ट्रेलर में बहुत ही अच्छा लगा। तो कितनी प्रिपरेशन आपने खुद पर्सनली की थी, फिजिकली मेंटली उस किरदार के लिए? जी, जब मुझे कैरेक्टर की जो फुल स्क्रिप्ट मुझे मिली गई थी, तो मैं पूरी सीरीज़ ही मैंने वन टाइम मैंने उसको पहले पढ़ा और अपने कैरेक्टर को समझा कि किस ग्राफ से लेके जा रहा है। स्टार्टिंग में जब आप देखते हो तो पूरा हीरोइज़म और वो चीज़ उसमें मैंने पढ़ने को मिला। फिर जो ग्राफ था ना, वो इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए, और एक एक्टर के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जब उसको थोड़ा चैलेंजिंग रोल मिलता है, और एक बेहतरीन डायरेक्टर के साथ जब आपको पोर्ट्रे करने को मिलता है। तो मैंने उसके बारे में फिर रिसर्च किया, फिर डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग होती थी, हमें ऑफिस बुलाया जाता, रीडिंग्स होती थी, तो अपने कुछ अनुमानसिस भी जो मैं अपने पर्सनल साइड से डाल सकता हूँ मैंने वो भी किया। और मेरा हमेशा जो टारगेट रहा है सिनेमा की तरफ कि मैं किस तरीके से एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ को रियल रखने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं कुछ ज़्यादा एक्टिंग नहीं करना चाहता कि यार मैं एक्टिंग दिखाऊँ, हाँ वो भी एक मीडियम है अलग तरीके से, बट मेरा पर्सनल वो है कि मैं ज़्यादा रियलिस्टिक फिल्में करूँ। और जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, जो ये मोहसिन कैरेक्टर है, वो मेरी लाइफ में वही सेम अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, और नीरज सर के अंडर में मतलब आई एम सो ब्लेस्ड यार। अच्छा, नीरज जी की बात की हम, जैसे कि हम बीटीएस में भी बात कर रहे थे, right. नीरज जी का जो विजन है right. वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, right. कभी भी कुछ भी लेकर आते हैं तो वो बहुत यूनिक लेकर आते हैं, right. उनका जो विजन है हर चीज़ को एकदम सिस्टमैटिक बैठाने का काम करते हैं, परफेक्शन की तलाश में हमेशा होते हैं। तो जब सेट्स पर आप उनके साथ होते हैं तो किस तरीके का माहौल क्रिएट करके वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कैसे? हाँ यार, स्ट्रिक्ट की बात से ज़्यादा मतलब वो बहुत ना प्रोफेशनल हैं, और उनके आते ही मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है सेट पे, कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनका विजन ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो बहुत सालों से एक चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, और वो नहीं चाहते कि यार कुछ ऐसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर या किसी एक्टर को कंफर्टेबल जोन ना मिल रहा हो कि उसको परफॉर्म करने के लिए। वो कोशिश करते हैं कि यार एंड गोल मैच हो, राइट, कि जो काम करना है एटलीस्ट वो पहले हो जाए। तो मजाक मस्ती होती है पर कट होने के बाद, और नीरज सर जब सेट पे नहीं होते हैं मोस्टली, नीरज सर आने, वो रिस्पेक्ट ज़्यादा मैं बोलूँगा, वो डर की वजह से नहीं, वो एक रिस्पेक्ट की ज़्यादा, रिस्पेक्ट से मेरे ख्याल से उनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि सब ऑलरेडी मतलब अपने आप में चुप हो जाते हैं। और डायरेक्टर तो मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उनकी मेरे ख्याल से मेरा एक सपना था कि उनके साथ मैं काम करूं। और पहले दिन की अगर मैं बात करूं, जब हम मोरक्को में पहुंचे थे, वहाँ पे फर्स्ट डे नीरज सर जब शूट करने लगे थे, हमें डायरेक्ट करने लगे थे,
तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो कैसे डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने यार लिटरली हमें इतना फ्री छोड़ दिया ना सीन में। उन्होंने बोला कि तुम अपना डाइट करो अपना सीन, आप बताओ कि आपका क्या फील हो रहा है, आप कैसे स्टार्ट करो। मैं इतनी बड़ी सीरीज़, और उन्होंने एक्टर्स के हाथ में डाल दिया कि आप बताओ कैसे, एक कंफर्टेबल करने के लिए एज एन एक्टर आप बहुत कंफर्टेबल फील करना चाहते हो किसी के भी सामने, कोई भी सेट पे। और इतने बड़े डायरेक्टर, उनका एक ज़रिया होता है एक एक्टर को कंफर्टेबल फील करवाने का। उन्होंने जिस तरीके से एग्जैक्टली वो एक एक्टर के अंदर कैसे घुसते हैं और कैसे चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं, आपको भी नहीं पता चलता, पर आप गूज़बम्स आपको आते रहते हैं। सो वो इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कुछ बताया, सर ने वहीं से टेक लगा दिया। मैं कहा यार मैं कहा ये इंसान, यार मैं कहा मतलब मैं बार बार इनके साथ काम करना चाहूँगा, ऐसे डायरेक्टर। मुझे लिटरली उस सीन में ना, जब तक वो सीन चला, मुझे गूज़बम्स मेरे निकले नहीं हाथों से, पूरे बॉडी से। मतलब वो सीन में भी रिक्वायर्ड था, मतलब जिस तरीके का शायद उन्होंने पर्पसली वैसा किया हो कि यार इस तरीके से शायद ये चीज़ें निकल जाएं, बट एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग वो मोमेंट था, जिस तरीके से मैंने उस दिन एक्ट किया। मतलब जिस तरीके से उनके डायरेक्शन के अंदर जो अंदर से मुझे चीज़ें निकल के आई, वो अनबिलीवेबल था यार। मतलब जितना बोलूँ उसके बारे में वो उतना कम है। उसके बाद तो फिर वो रेगुलर मतलब साथ में रहे और साथ में गाइड करते रहे और चीज़ें आगे प्रोसेस। वो फर्स्ट डे की मैंने स्पेसिफिकली मैंने बात की थी यार। पर मोहित रैना जो है, हाँ, इतने एक्सपीरियंस एक्टर, इतने सालों से हमने उन्हें देखा है, स्पेशली महादेव, देवों के देव महादेव जब वो करते थे, राइट, इतने परफेक्शन है, जैसे कि डायरेक्टर साहब हैं परफेक्शनिस्ट, वैसे वो भी हैं, राइट। तो उनके साथ कैसा रहा, क्या सीखने मिला, थोड़ा उस बारे में। सी मोहित के साथ इतने सीन नहीं है मेरे, क्योंकि हमारा अलग से एक जर्नी चल रही है। लास्ट में हमारे सीन्स आते हैं साथ में, तो ज़्यादा इंटरेक्शन हमारी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं, ऑफ कोर्स हुई थी। एक इंसान को जानने का मौका मिलता है, तो वो हमारा कम था, क्योंकि हम मोरक्को में थे। उनकी डेट्स और हमारी डेट्स अलग अलग होती थी, क्योंकि उनकी फ्रीलांसर जो टीम होती थी वो अलग से उनका शूटिंग चलती थी। तो एज ए पर्सन यार बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और किसी चीज़ को ग्रांटेड लेते नहीं है। मतलब उनको पता है कि सेट पे जाना, मुझे ये काम करना, वो बहुत क्लियर है अपने माइंड में। और जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच भी किया है कैरेक्टर को, जैसे सीरीज़ में भी देख रहे हो, जिस स्केल पे वो चीज़ें और जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, और लाइक थ्रू आउट ट्रेमेंडस जॉब यार। जी, अच्छा, फ्रीलांसर जो नाम है, राइट, कहानी से अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, तो आपने क्वेश्चन नहीं किया कि फ्रीलांसर नाम क्यों? जब मुझे पहली बार पता चला कि द फ्रीलांसर और नीरज सर इसको बना रहे हैं, तो मुझे पता था कि कुछ तो बवाल, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगे जो एक बड़े स्केल पे और बड़े तरीके से दिखाई जाएं। तो वो स्टार्टिंग से ही मेरा था, मुझे पता था कुछ तो ऐसा होगा, पर मुझे ऑफकोर्स स्टोरी नहीं पता थी। बट कभी मुझे ऐसा डाउट नहीं आया कि यार क्या होगा द फ्रीलांसर। मुझे हल्का सा हिंट आ गया था कि कुछ तो बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है। मोहित रैना है, तो ऑफकोर्स मोहित रैना को आपने पहले भी देखा होगा उरी में, और वो चीज़ तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है कि क्या हो सकता है स्टोरी में। उसमें हमें थोड़ा ब्रीफ किया जाता है, जब आप ऑडिशन देने जाते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तब आपको हल्का सा ब्रीफ, आपको हिंट दिया जाता है क्या होने वाला आपके मतलब इस सीरीज़ में। तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। द नेम ऑल्सो लाइक वेरी पावरफुल नेम ना। आई एम प्लेइंग मोहसिन, the negative lead and the main antagonist. Please do watch it, and yeah, thank you very much.